5 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। गठबंधन की राजनीति, यदि कोई पूछेगा कि गठबंधन की राजनीति इतना पॉपुलर क्यों हुआ, अकेले आप कैलकुलेशन में भी जाइए तो आपको कहीं से भी अकेले जो लड़ता, नरेंद्र मोदी भी लड़ते ना अकेले, कभी भी नहीं जीत पाता। यदि भाजपा अकेले लड़ लेती तो अभी 50 सीट भी नहीं ला पाती। सकते हैं कि वो क्लियर इवैल्यूएशन करता है। तो आप सीखिए, अपने विरोधी से भी सीखिए, अपने सहयोगी से भी सीखिए, लेकिन आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं सीखने की कोशिश कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने, जैसे अभी तो तक तो चर्चा उसी के बारे में कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी क्या क्या कर सकती थी यदि राजनीति, प्योर राजनीति की बात किया जाए, यदि प्योर राजनीति की बात किया जाए, कोई आंदोलन, कोई इधर से अंबेडकर के आंदोलन से कोई संबंध यदि नहीं रखकर केवल बहुजन समाज पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी मानकर यदि उसके इवैल्यूएशन करें तो उन्हें क्या करना चाहिए था जो उसके लिए कम से कम हित होता। ये इस तरह से, जिस तरह से इस बार 0 सीट लाएं और इससे पहले विधानसभा चुनाव में जब अकेले लड़े थे तो वो 1 सीट लाएं, वो भी शायद बाद में पलट गए। तो इनको एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण से क्या क्या करने का विकल्प था। तो सबसे पहले आपको कोई ज़रूरी नहीं था संविधान बचाना। यदि आप एक शुद्ध राजनीतिक पार्टी मानते हैं, कोई अंबेडकर आंदोलन से या तो कोई कांशीराम के आंदोलन से यदि आप अपने आप को अलग कर देते हैं, तो आपको सबसे पहले काम करना था कि आप किसी के साथ गठबंधन में जाते। आपको इतना सा समझ में नहीं आ रहा है कि गठबंधन की राजनीति चल रहा है पूरे भारत में, और अभी गठबंधन की राजनीति का ही दौर है। चाहे तो आप बीजेपी में ही शामिल हो जाते यदि आपको ज़्यादा हमदर्दी था कि नहीं बीजेपी ही अच्छा है, कांग्रेस बहुत घृणात्मक रूप से है। आपका जैसे ये क्या कहते हैं, आपकी पढ़ने की दर में अपडेशन हुआ ही नहीं है। आप जैसे नहीं होता है कि 5 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप 5 साल पुराना करंट अफेयर यदि पढ़ रहे हैं और उसमें जो लिखा गया है उसी बात को हुबहू, चाहे तो सरकार और सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी है तब पर भी आप उसी बात को रट रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप यदि उसी जगह पर अटके पड़े हैं तो आप बीजेपी से ही गठबंधन कर लेते और सीट शेयरिंग करके आप चुनाव लड़ते। तो क्या आपसे ये नहीं हो सकता था? तो वाकई ये चीज़ इसलिए नहीं करना चाहे और आपको देता भी नहीं सीट। क्यों? क्योंकि आपको इस औकात का नहीं समझते हैं। किसको बोल रहे हैं? तो बहुजन समाज पार्टी को बोल रहे हैं कि भाजपा वाले आपको उस औकात का नहीं समझते हैं। बस आपको शायद हो सकता है डरा धमका कर या तो कोई लालच देकर, बस ये दोनों अनुमान की बातें हैं, लेकिन यही दोनों में से एक हो सकता है। और आपको अपना सहयोगी पार्टनर बनाने की औकात वो नहीं समझते हैं। बस डायरेक्ट बात बोल रहे हैं कि क्योंकि यदि जेडीयू जैसा, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बिहार में कि जेडीयू ने उसके साथ गठबंधन किया, सीट शेयरिंग हुआ। सीट शेयरिंग में क्या हुआ कि चाहे हारे या जीते, कम से कम 12 सीट तो जीता जेडीयू। आप भी कम से कम कुछ सीट जीतते तो ये आपके पार्टी के लिए अच्छा रहता। हम ये नहीं करें जनता के लिए अच्छा रहता या नहीं रहता। यदि आप अपने पार्टी को चलाना चाहते तो आप उससे मिल जाते। यदि आपकी आस्था भी तो उसी की, और आपकी जो ये क्या कहते हैं आइडियोलॉजी भी है उसी से मिलता जुलता है। आप बार बार केवल कांग्रेस को, अभी भी जब चुनाव खत्म होने के बावजूद भी आपने किसको कोसा? तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। तो आप उसी से गठबंधन करके कम से कम लड़ते तो कुछ तो सीट लाते ना। आप जो नस्ते नाबूद हो गए हैं वो चीज़ नहीं होते, ठीक है। और हम ये बात किस लिए बोल रहे हैं? किसी भी पार्टी के तरफ से नहीं, बल्कि एक शिक्षित युवा जो आपसे काफ़ी अपेक्षा रखता था, दलित आंदोलन का काफ़ी सपना संजोया था, और आपने इस तरह से, आप जिस तरह से ये लड़ाई, मतलब ये जो नोचा नोची कर रहे हैं, उसके कारण से जो ये राजनीतिक हानि पहुंच रहा है दलित समाज के लिए, उसके तौर पर बोल रहे हैं, एक नागरिक के तौर पर, एक जनता के तौर पर बोल रहे हैं, ठीक। तो आपने वो भी नहीं किया। और क्या आपको ये अनुमान नहीं है कि ये दौर, उतना बड़ा पार्टी कहा जाता है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी, और उसका संगठन भी है एकदम ग्रास रूट लेवल तक है, और वो एकदम छोटे से छोटे लोगों को भी वो अपना कार्यकर्ता बनाते हैं। तो तब पर भी वो गठबंधन की राजनीति का महत्व आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले से भी जान रहा है कि गठबंधन की राजनीति होता है, गठबंधन की राजनीति ही होता है। और अन्य छोटी छोटी जो एक भी सीट कभी नहीं जीता है उसके साथ भी गठबंधन किया। और आप कितना घमंड में थे। यदि कहा जाए घमंड का दौर, तो घमंड के दौर तो बीजेपी से ज़्यादा घमंडी है कौन? तो
बहुजन समाज पार्टी। और ये केवल ये कहीं से नहीं समझिएगा कि हम गाली दे रहे हैं, हम केवल आपके आलोचना कर रहे हैं। और ये केवल आपको आप यदि खुले दिमाग से सोचिएगा और एक नागरिक कैसे, एक युवा कैसे समझता है, तो उसको आप अच्छा तरीके से आप ये तारीफ के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी उन सारी बातों को रेखांकित कर रहे हैं जो आपको जिस पर ध्यान देना चाहिए कि गठबंधन की राजनीति है तो गठबंधन किसी से नहीं किया। आप बोले कि हम अकेले लड़ेंगे और क्या सोचें कि 10-20 सीट ला लेंगे, उसके बाद किंग मेकर बनेंगे। ऐसे नहीं होता है किंग मेकर, और दिया नहीं वोट। तो आप कहीं ना कहीं जनता को नहीं समझ पा रहे हैं या तो समझना नहीं चाह रहे हैं। आप केवल ये आपके मनसा में ये भी हो सकता है कि आपको यदि कोई फ़ोन करके कहे होंगे कि आप अकेले लड़िए और निर्देशित किए होंगे कि आप अकेले लड़िए, और फिर आप वो जान रहा है कि दलित वोट एक जगह चलिए जाएगा, उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो हार ही जाएगा, उसके बाद बीजेपी का पूर्ण बहुमत आएगा। उसके बाद क्या करेंगे वो धीरे धीरे, जैसे देखिए अभी उदाहरण के तौर पर किसान कानून जो किसान के लिए कृषि कानून लाया था, वो किसको हानि पहुंचाता? पूरे किसान बिरादरी को, जो अभी तक मजदूर में नहीं तब्दील हुआ है उसको जल्दी से जल्दी मजदूर में तब्दील करता। पहला अटैक ये था जनता पर, किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं था। ये जो केस होता है, मुकदमा होता है, जेल जाता है, राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई हार्डनेस बातें नहीं है। मेन संकट सहता है कौन? तो जनता। समझ रहे हैं ना? जनता, जैसे वही पुलिस आपके साथ बहुत अच्छा से पेश आते हैं और वही पुलिस एक गरीब जनता के साथ किस तरह से पेश आती है, किस तरह से उसका मानवाधिकार का हनन किया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये जनता समझ रहा, और जनता समझी तभी आपको बस शायद एक समय के साथ यदि आप राजनीतिक पार्टियां, कोई भी राजनीतिक पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, समाजवादी पार्टी रहे, आरजेडी रहे, चाहे तो जदयू रहे, चाहे तो कोई भी पार्टी रहे, यदि जनता देख लेगी कि आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं तो वो विकल्प चुनेगा और विकल्प ढूंढेगा। समझे? हाँ, एक इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सब जगह नहीं भटके। एक शुभ की बात था, शुभ संकेत था ये कि इंडिया गठबंधन हुआ, कम से कम एनडीए के खिलाफ ये क्या कहते हैं, आरएसएस समर्थित पार्टी जो था बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन हुआ। और क्या हुआ? एक बेहतर विकल्प दिया, जिसके कारण से जो जनता का गुस्सा था वो एक तरफ शिफ्ट हुआ। तो ये एक शुभ संकेत था। लेकिन आपने क्या किया कि आपने फिर घूर फिर के मतलब उसी को, मतलब कांग्रेस को ही आलोचना करने लगे। और कांग्रेस की यदि विशेषता गिनाने लगेंगे तो आप कहिएगा कांग्रेस समर्थक, या तो फिर समाजवादी पार्टी का विशेषता यदि गिनाने लगेंगे तो आप कहने लगेगा कि समाजवादी पार्टी का समर्थक है। बल्कि हम लोग किसी का समर्थक नहीं है, बल्कि क्या है, हम लोग जनता का समर्थक है। हमारे यदि गैस सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है तो वो मायने रखता है। यदि 1100 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, बिजली बिल के बारे में जो कानून लाने वाला है, जिसकी चर्चा न्यूज में बहुत ज़्यादा है, वो लाएगा तो किस पर, यदि बिजली बिल से संबंधित कानून लाया जाएगा तो वो किस पर हानि पहुंचेगा, किस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा? तो ये पड़ेगा डायरेक्ट जनता पर। और फिर आगे बढ़कर यदि कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया के लिए कानून ला रहे हैं, या तो डिजिटल मीडिया के लिए जो कानून ला रहे हैं, वो डायरेक्ट किस पर असर करता है? जो थोड़ा बहुत मतलब कहीं से भी अर्निंग कर लेता है जनता, यूट्यूब से, फेसबुक से, या तो अन्य बातों से, या तो अपने इशू को सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, या तो यूट्यूब पर, या तो अन्य इंस्टाग्राम पर भी कई सारे राजनीतिक इशू को उठाया जाता है। तो यदि उठा पा रहा है तो ये जनता के लिए है, और यदि उसके संबंधित जो कानून आने वाला है वो जनता को डायरेक्ट हिट करेगा, वो किसी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी और आरजेडी को हिट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो जनता के डायरेक्ट मतलब जो स्वतंत्रता है, ये जो राजनीतिक अधिकार है, जो ये हमें आपके सामने में आलोचना करेंगे, हम विकल्प चुनेंगे, एक मत से हम फिर सरकार को बदलेंगे जो हमारे लिए हितकर होगा। तो उसके लिए हम ये जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं सोशल मीडिया पर, उसके लिए यदि डिजिटल मीडिया एक्ट यदि आ रहा है तो वो डायरेक्ट जनता को हिट करेगा। और आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये सारा बात किसको कह रहे हैं? कि बहुजन समाज पार्टी को कह रहे हैं। और आप नहीं समझें, और उम्मीद है कि नहीं समझिएगा भी। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको किसी के बोलने से आप पर फर्क नहीं पड़ता है। ये लगभग पिछले 10 साल से आपके आचरण से ही दिख रहा था कि आप कभी भी किसी के बोलने से आप अपने आचरण स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और हम खासकर पर्सनली, मैं जिस समय दिल्ली में था 2019 में, जैसे ही आप 10 सीट जीते और उसके बाद तुरंत समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिए और
जो पार्सो इधरे से बोलने लगे। तो उसी दिन समझ गए कि आप गर्त की ओर जा रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप अंबेडकर साहब की राजनीति तो नहीं कर ही रहे हैं, और जो बहुजन की राजनीति है वो नहीं कर रहे हैं, आप भटक चुके हैं। ठीक। और दूसरी बात ये कि आपने जैसे मान लिया जाए कि कई लोग कहे हैं कि जो हाथरस कांड हुआ था, हाथरस कांड एक सिंबल था। सिंबल क्या था कि वहाँ से एक व्यक्ति को संकेत जा रहा है दलित परिवार को कि यदि संकट आया है तो आप किसके लिए खड़े होंगे। खासकर बहुजन समाज पार्टी को कह रहे हैं कि आप उसके लिए कितना खड़े हुए, कितना संघर्ष किए, ये कहीं पर नहीं दिखा। तो आपने धीरे धीरे ट्रस्ट को खोया। एक दिन से बात नहीं है, आज नहीं कि आज उठा, आप फिर गलत अनुमान कर रहे हैं ये कांग्रेस के बारे में या तो जनता के बारे में कि कांग्रेस ने संविधान खतरे में है इसी मुद्दा पर उठाया और दे दिया वोट। ऐसा बात नहीं है। संविधान को किस तरह से वायलेट करने का खतरा की बात नहीं है, किस तरह से वायलेट किया जा रहा है अभी भी और लगातार। और 2-3-4 बिल तो हम गिना दिए कि जो डायरेक्ट, जैसे CAA, वो क्या है, वो डायरेक्ट मतलब नागरिक पर अधिकार, जनता पर डायरेक्ट अटैक है। वो कि वो अपने से घोषित करेगा कि हम वहाँ से आए हैं, वो कागज़ कहाँ से दिखाएगा। गरीब लोग बाढ़, जैसे बिहार में तो हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कहाँ से कोई भी कागज़ नहीं रहता है। और कई लोग तो मजदूर तबका है जिसके मतलब पूरे जनरेशन में ज़मीन नहीं खरीदा गया है, तो वो कहाँ से कागज़ लाएंगे, कहाँ से आपको सबूत दिखाएंगे कि हम यहीं के नागरिक हैं। तो ये एकदम बकवास बातें हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आपको सबको व्यक्ति को कहेंगे कि सभी अपना नागरिक होने का सबूत दिखाइए। तो ये सारी जो बिल है वो डायरेक्ट किस पर हिट करता है, वो डायरेक्ट जनता पर हिट कर रहा है। और जनता पर हिट कर रहा है, वो किस लिए हिट कर रहा है कि एक डिक्टेटरशिप, जैसे मान लिया जाए कि डिजिटल मीडिया का लिए जो कानून लाया जा रहा है वो क्या करेगा, जनता को गुम कर देगा। पहले तो विपक्ष को गुम करना बड़ी बात नहीं है। विपक्ष को गुम करना तो जानते हैं कि 1-2 केस लगा देते हैं, उसको साइड कर दें, उसकी संख्या कम है। जनता की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, उसको शांत करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है यदि कोई डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को कांग्रेस नहीं भी कहता, समाजवादी पार्टी नहीं भी कहता, तब पर भी जनता और शिक्षित वर्ग ये जान रहा है, और खासकर दलित वर्ग जान रहा है। दलित वर्ग जो अंबेडकर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अंबेडकर के जो सिद्धांत है उससे जुड़े हुए हैं, उसको क्लियर कट पता है। और जो श्री राहुल गांधी ने ये बात बताया कि किस तरह से संसाधनों पर एक ही वर्ग के लोग उस पर अधिकार किए हैं, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है। जो बोले थे कि 92 या 90 IAS ऑफिसर पूरे भारत को चलाते हैं, उसमें कितना दलित है, कितना OBC है। ये सारी बातें दशकों से चल रहा है कि कहाँ पर, तो दलित समाज के बीच में। क्या नहीं जानते हैं आप? सभी जानते हैं आप। तो ये बात को केवल जनरल मुख्य धारा पर ला दिया केवल श्री राहुल गांधी ने, और उसी लिए उसको आज सब लोग चाहते हैं कि खासकर दलित वर्गों के लोग भी चाहते हैं, इसीलिए। और वो सर्वमान्य नेता बन गए हैं इसीलिए क्योंकि उन्होंने दलितों के जो मुद्दा था उसको मुख्य धारा पर ला दिया, बात को ला दिया। आपका लालसा किधर था कि नहीं हिंदुत्व की ओर यदि शिफ्ट करेंगे तब हमारी ग्रोथ होगा, और जो कि एकदम 10-15 साल से आप इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं हुआ। अब आप एकदम ब्लडी जीरो पर हैं, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अभी भी आप घमंड की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, आपके पास करोड़ों के धन होंगे, लेकिन हमें आपको वोट देने में, हम जैसे युवाओं को आपको वोट देने में शर्म लग रहा था। क्यों शर्म लग रहा था? क्योंकि आप अपने बलबूते पर नहीं लड़ रहे थे। कहीं पर जैसे देखिए, आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि जमुई लोकसभा में, बिहार के एक जिला है जमुई लोकसभा में, आपको वोट प्रतिशत कितना मिला? तो मात्र नोटा से भी कम। कई जगह आप देख सकते हैं कि नोटा से भी कम मतदान हुए हैं आपके लिए। तो ये, लेकिन तब पर भी यदि हमारा जो मुख्य नेता है, जैसे जो सुप्रीमो सुश्री मायावती, यदि हमारा उसका स्टेप यदि बोल्ड रहता तो हमें 1000 वोट भी क्यों नहीं आता, तब पर भी हम गर्व से तन कर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नेता बोल्ड रूप से लड़ रहा है, ये चीज़ गर्व रहता हमारे अंदर। लेकिन वैसा नहीं हुआ। आपने क्या किया? आपने हर जगह चुनाव प्रचार में भी दिखाया कि किस तरह से आनंद को आपने पीछे बैठा लिया। फिर अब देखते हैं कि नहीं, या तो 2 अनुमान हो सकता है कि बीजेपी या तो अल्पमत में रह गया, या तो फिर चंद्रशेखर रावण संसद पहुंच गया। उसको तोड़ करने के लिए, उसकी मतलब पॉपुलैरिटी को
जिस तरह से एक नहीं कह सकते टकराव की स्थिति में लाने के लिए ये दलित मत किधर जाएगा, हो सके उधर नहीं चल जाए ज़्यादा अब, तो उसके लिए हो सकता है लाए हैं, या तो एक चीज़ थोड़ा सा जगह होगा कि बीजेपी अल्पमत में रह गया है। तो ज़्यादातर चांस है कि बीजेपी के खिलाफ तो आप नहीं ही जाएंगे, क्योंकि बात वहाँ पर दूसरा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने पूरे दलित राजनीति को और भारत का जो क्या ट्रेंड चल रहा है, भारत में क्या जनता कैसे सोच रही है, किस तरह से गठबंधन की राजनीति है, और किस तरह से गठबंधन की राजनीति, यदि कोई पूछेगा कि गठबंधन की राजनीति इतना पॉपुलर क्यों हुआ, तो इसका भी कारण है। इसका कारण है क्या कि धीरे धीरे जनता क्या हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। शिक्षित हो रहा है, जैसे दिमाग में शिक्षा बढ़ता है तो उसके आइडियोलॉजी में डाइवर्सिटी आता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप भी कुछ बोलिएगा, जैसे जैसे शिक्षित होता है समाज, तो क्या होता है कि उसके अंदर सोचने की तरीका बढ़ता है, बदलता है, विभिन्नता आती है, ठीक है ना। तो जिसके कारण से क्या होगा कि एक मुश्त कहीं पर भी वोट नहीं जाएगा, थोड़ा सा आइडियोलॉजी में अंतर रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए गठबंधन की राजनीति ही सबसे बेस्ट राजनीति चलता है अभी, और वो चीज़ बहुत पहले भाजपा वाले समझ गए थे, और उन्होंने हर छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन किया और उसके साथ अन्य तरह के समझौते किए, और उसी प्रकार उसको समझने में लेट किया कांग्रेस। तो कांग्रेस ने भी बाद में क्या किया कि देखिए किस तरह से जिस एकदम अभी तो इतना समर्पित है कि यहाँ तक कह देते हैं समाजवादी पार्टी को खासकर कि अखिलेश जो निर्णय लेंगे उसके लिए हम एकदम पीछे से बैकअप करके समर्थन करने के लिए एकदम राजी हैं, इस तरह से कहा है। तो ये क्यों, उन्होंने समझा कि गठबंधन की राजनीति का महत्व, तो उसको, और आप क्या करें, दम भर रहे थे कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे। अकेले आप कैलकुलेशन में भी जाइए, कि कैलकुलेशन में भी जाइए तो आपको कहीं से भी अकेले जो लड़ता, नरेंद्र मोदी भी लड़ते ना अकेले, कभी भी नहीं जीत पाता। यदि भाजपा अकेले लड़ लेती तो अभी 50 सीट भी नहीं ला पाती, एकदम गारंटी के साथ है। तो जबकि उसका अभी 10 साल से पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, और उसी का शासन व्यवस्था, उसी का सारा समर्थक उपस्थित हो सकता है पूरे व्यवस्था में, तब पर भी वो 50 सीट भी नहीं जीत पाता। वो अपने आप को इवेलुएट इतना बढ़िया से करता है कि उन्होंने राम मंदिर की उद्घाटन या तो जो भी कार्यक्रम किया, उसके बाद भी उनको शक था कि इसके कारण से वोट नहीं देगा, और उन्होंने नीतीश कुमार से गठबंधन किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो क्लियर इवैल्यूएशन करता है। तो आप सीखिए, अपने विरोधी से भी सीखिए, अपने सहयोगी से भी सीखिए, लेकिन आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आप क्या बोल दीजिएगा कि हो कोई ऐसा लड़का है उठ के बोल दिया बकवास कर रहा है, यही बोलिएगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि यही युवा है, ये इसी तरह से युवा सोचते हैं, और किसी भी प्रकार के राजनीतिक पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि दलित राजनीति आखिरकार जो जातिगत भेदभाव, जाति के कारण से जो भेदभाव किया जाता है, तो ये इक्वालिटी के स्तर पर आना चाहिए। ये पूर्ण निष्पक्षता की ही बात है। और यदि पढ़ने की बात है तो उसको बात हटा दीजिए कि वो उतना पढ़ लिए हैं कि जितना में हम आपको ये समझा सकते हैं, और आप किसी भी पार्टी के हर मतलब ये सजेशन दिया जा सकता है, और एकदम दलित समाज से हैं, इस बात को लिए भी गर्व करते हैं, और इसी दलित समाज के होने के कारण से आपको हम एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सुनने के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू।